Hi everyone and welcome to this video. This is the demo video for the A2 physics course, and the topic that we are going to start with today is the chapter of gravitation. According to the syllabus, this is the second chapter in your syllabus, but we're just going with this because this is definitely a more interesting chapter, at least I seem to think so, rather than the first one, and this is going to be a good starting point for us. So first off, we are discussing this chapter related to gravitation, which, as the name also suggests, has something to do with gravity. But what we'll be doing in this chapter is we'll be going further and beyond the concepts that we already know about gravity from all the previous physics that we have studied. The first idea of gravitation that we need to know here is the idea that why do we even bother with this chapter is because of the forces that masses exert on other masses. So the idea is that masses always attract other masses. अगर हम चार्जेस की बात करें या मैग्नेटिक पोल्स की बात करें तो हमें पता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स वी हैव तो वो रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. बट मासेस का कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि मासेस आर रिपेलिंग. मासेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट अदर मासेस. तो ऑब्वियसली दिस गिव्स राइज टू अ फोर्स के मास एक दूसरे मास पे एक फोर्स लगाता है. हाउ डू वी कैलकुलेट, हाउ डू वी क्वांटिफाई दैट फोर्स? दैट इज अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन लॉ which is known as Newton's law of gravitation. और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इन वर्ड्स इसका मतलब ये है, वी से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses is proportional. सही, प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of the separation. ठीक है, वर्ड्स काफ़ी सारे हो गए, तो हम लोग इसको एक ज़रा डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं सो दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा जी, सो लेट मी ड्रॉ हियर टू मासेस. लेट्स स्क्रॉल अप और यहाँ मैं बनाता हूँ दो मासेस. ये इन मासेस के सेंटर्स हो गए. ये वाले मास का नाम M1, ये वाले मास का नाम M2, और इनके जो सेंटर्स के दरमियान का फासला है, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने जहन में रखना है कि इनके सेंटर्स के दरमियान ये वाला फासला, लेट्स से दिस इज सम डिस्टेंस r. तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो अभी हमने लॉ लिखा है, अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में देखूं तो ये कह रहा है ये कि ये जो फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन. अच्छा, वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डिस्टेंस है, लेकिन जब आप लोग इसको लिख रहे होंगे तो इसको डिस्टेंस ना लिखिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस लिख रहे हैं फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा दैट दिस डिस्टेंस इज बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस. उससे ज़्यादा बेहतर एक ही वर्ड से अगर काम हो जाता तो आप वो लिखें विच इज़ द सेपरेशन, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, तो r का स्क्वायर. नाउ आपको ये भी पता है पहले की मैथ से कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो उसको हटाने का तरीका है इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट. यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल G, नॉट स्मॉल g, और हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है. यहाँ पे जो M1 और M2 को तो हम देख चुके हैं, ये दो मासेस हैं. R जो है ये इन सेंटर्स, इन मासेस के सेंटर्स का डिस्टेंस है, या जिसको आप सेपरेशन भी कह सकते हैं. और यहाँ जिस चीज़ को हमने G कहा है, G को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
और इसकी वैल्यू होती है ये 6.67 इंटू 10 टू द नेगेटिव 11। वैसे तो एग्जामिनर कभी आपसे इसका यूनिट भी पूछ सकता है, अज्यूमिंग कि आपने एएस में होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस ठीक से पढ़ा है, तो फोर्स का जो यूनिट होगा ये न्यूटन्स होगा, लेकिन अगर आप बेस में लिखेंगे सो एम ए के हिसाब से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, दिस वुड बी मीटर स्क्वायर, दिस वुड बी केजी स्क्वायर। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल जी के यूनिट्स आपको पता चलेंगे। सो वैसे इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एफ इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से लिख के इसकी एक बेस यूनिट्स में भी शक्ल निकाल सकते हैं। सो एनीवे दिस इज़ द आइडिया ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सही है, तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अब आपके जहन में ये आइडिया आएगा कि अभी लेट से मैं आई माई सेल्फ एम अ मास, मे बी द स्क्रीन आई एम वॉचिंग दिस ऑन इज ऑल्सो अ मास, तो मुझे इनके दरमियान क्यों नहीं महसूस हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Somebody who is really smart and good with math can already see this. 10 to the negative 11 means this is a very, very small number. But for the sake of argument, let's say कि मैं निकालना चाहता हूँ force of attraction, gravitational attraction between two 1 kg masses. What's this going to be? अब हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल भी सीख लेंगे इसके साथ। सो वी नो दैट F इक्वल्स G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। कुछ बुक्स में आप देखेंगे ऐसे भी लिखा होगा G कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। सो अगर मैं भी कभी ऐसे लिख दूं तो घबराइएगा ना। सो G is 6.67 इंटू 10 टू द नेगेटिव 11। पहला मास भी 1, दूसरा मास भी 1। I forgot to tell you this. Let's say they are 1 meter apart. सही, हमें सेपरेशन भी तो चाहिए ना इस फॉर्मूले के। सो लेट्स से 1 मीटर अपार्ट हैं ये। सो नाउ इफ वी कंटिन्यू, तो डिस्टेंस इनके दरमियान भी, इनके सेंटर्स के दरमियान, दिस इज ऑल्सो 1। सो यू कैन सी कि आंसर भी हमारा 6.67 इंटू 10 टू द नेगेटिव 11 ही आएगा, राइट? So this is going to be इतना न्यूटन्स, which is very very small, right? आप देख सकते हैं 10 to the negative 11 है। So this is very small. अगर समझे मैं 2 एडल्ट मेल्स के दरमियान भी करूं 80 kg as estimates, तो वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, मे बी वो 10 to the negative 9 हो जाएगा। You can try it out. सो द आइडिया इज कि अगर आपके पास वैसे ही मासेस छोटे होते हैं तो उनके दरमियान तो ये फोर्स नेग्लिजिबल होता है, राइट? ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर आइडिया अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो ये है कि हमारा ये जो लॉ है दिस ओनली अप्लाइज टू व्हाट वी कॉल पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस का एक सिंपल सा आइडिया ये है। सो पॉइंट मासेस का आइडिया क्या है? दिस जस्ट मीन्स दैट वी अज्यूम दैट द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो मास जो है ये फोकस्ड है एक पॉइंट पे विच इज रियली द सेंटर। सही है जी। तो अगर मैं आपको वापस से इस डायग्राम की तरफ ले जाऊं, व्हाट वी आर अज्यूमिंग इसके चाहे मास जो भी हो, हम उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि उसका सारा का सारा मास एक पॉइंट पे है, राइट? सो लेट्स से अगर ये एक 100 kg का ऑब्जेक्ट था, व्हेन आई यूज दिस लॉ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इसके उसका 100 kg उसके सिर्फ सेंटर पे है। ऑब्वियसली नॉट अ रियलिस्टिक अजम्पशन, बट दैट्स व्हाट दिस लॉ रिक्वायर्स। अगर ये लॉ को काम करना है तो उसकी ये शर्त है। तो अभी हमने देखा कि पॉइंट मासेस की बात हो गई, और अगर आपके पास मासेस छोटे हों और अगर समझे 80 kg भी हों, सो ये जो है दिस वुड बी लाइक 10 to the negative 7, 10 to the negative 8, राइट? इतना होगा, यू कैन कैलकुलेट दिस। लेकिन अगर हमारे पास मासेस बड़े हों, सो यू कैन सी द मैथ एंड हाउ इट वर्क्स आउट कि अगर मास बहुत बड़ा हो
और क्योंकि ये g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस फोर्स को भी बड़ा बना देगा. And for this, let's do another example now. Let's calculate the force of attraction between an 75 kg man and Earth. अच्छा, I also hope you guys are paying attention to this. कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ force applied by 75 kg man on Earth या applied by the Earth on the man. मैं सिर्फ between कह रहा हूँ. You guys should be spotting this खुद से ही. इसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ देखूँ और जो मैंने लॉ लिखा था ये किसी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. तो अगर एक 1000 kg हो और दूसरा 1 kg भी हो, 1000 और 1 का प्रोडक्ट, चाहे मैं 1 times 1000 करूँ, 1000 times 1 करूँ, आंसर 1000 ही आएगा. एंड ऑल्सो इफ यू फोकस, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जितना मैन अर्थ पे फोर्स लगाएगा उतना ही अर्थ भी मैन पे फोर्स लगाएगा. सो आई होप यू गाइज कैन सी ऑल द डॉट्स कनेक्टिंग नाउ. एनीवे, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड यूज द फॉर्मूला अगेन. जी इस बार मैं सिर्फ आप लोग के लिए लिख के दिखा देता हूँ हाउ द ऑल्टरनेट फॉर्म वुड लुक लाइक. द एग्जामिनर डज नॉट केयर अगर आप M1 M2 लिखें या कैपिटल M स्मॉल m लिखें. ऑल राइट, सो यू वुड ऑब्वियसली नीड, अगेन थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ गए, अगेन यू वुड ऑल्सो ऑब्वियसली नीड द मास ऑफ अर्थ एज वेल, क्योंकि आपको दोनों का मास चाहिए और आपको डिस्टेंस भी चाहिए बिटवीन द अर्थ एंड द मैन. सो फॉर दिस इज सम प्रीटी स्टैंडर्ड डेटा जो आपके पास हर एग्जाम के सवाल में ऑलमोस्ट द सेम होता है. कभी कभी इसमें एग्जामिनर 3SF कर देगा 2SF की जगह. सो लेट्स से यहाँ पे आदमी खड़ा है ऑन द सरफेस. अर्थ के लिए भी वी आर अज्यूमिंग द सेम थिंग दैट दिस इज द पॉइंट मास. इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे लिख सकते हैं. सो फॉर द अर्थ, अब मैं आपको इसका डेटा बता रहा हूँ. तो कैपिटल M मैंने बड़े वाले मास को कह दिया, which is 6.0 into 10 to the 24 kg. ठीक है, this is the mass of the earth. और फिर मैं आपको बता रहा हूँ radius of the earth, which in this case is also the distance between the two masses here. So radius of the earth is 6.4 into 10 to the 6 meters. अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Small g, sorry, capital G is 6.67 into 10 to the negative 11. और फिर आपके पास जो है next you have what? Mass is 6.0 into 10 to the 24 of the earth. Mass of the man is 75. और फिर अगर हम निकालें इसमें से distance से divide करें. So always remember, I always made this mistake a lot as a student कि मैं square लगाना भूल जाता था. So do remember this is also part of the formula. और फिर अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फोर्स आता है ये 732 न्यूटन आता है if I write this correct to 3SF. अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास इसका फोर्स. Now I'll also do another calculation. और लेट्स से अगर मैं आपको सिंपली कहता कि मुझे इस आदमी का वेट निकाल कर बताएं. So what you would do is W equals to mg. ये आप करते हैं मास, अगर मैंने 75 दिया था तो आप इसको करते हैं टाइम्स 9.81. लेट्स से अगर आप AS में होते, आपको A2 के आइडियाज़ का भी पता नहीं होता, तो ये भी आपके पास तकरीबन सेम आ रहा होता. दिस इज़ व्हाट द कैलकुलेटर वुड एग्जैक्टली गिव यू. तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि चाहे मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ या ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, मेरे पास दोनों फोर्सेस सेम आ रही हैं. तो ये फोर्स है क्या? ये जो फोर्स अर्थ ने मैन पे लगाई है, दिस इज जस्ट द वेट ऑफ द मैन. एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन ऑल्सो से कि वही सेम फोर्स मैन भी अर्थ पे लगा रहा है. सो दिस फोर्स, ईदर ऑफ दीज, चाहे हम किसकी भी बात करें, दिस इज द weight of the man, which is really the force. क्या मैं 3 ये लगाता हूँ to show that this is identical, which is the force exerted by earth on man. Another very important thing about this formula is
द आइडिया कि इस फॉर्मूले में जैसे हमने देखा ये मास के तो डायरेक्टली मासेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नाउ व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द इन्वर्स स्क्वायर लॉ? तो यहाँ पे मैंने दो ग्रिड्स बना दी हैं जस्ट टू शो दिस। ऑन द लेफ्ट आई विल जस्ट बी ड्राइंग समथिंग विच इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, सही है, और यहाँ पे मैं करूँगा इन्वर्स स्क्वायर। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वैसे मतलब क्या होता था, दैट इफ वन थिंग डबल्स द अदर थिंग डबल्स, इफ वन थिंग ट्रिपल्स द अदर थिंग ट्रिपल्स। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब इसका उलट होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y है और यहाँ अगर मेरे पास x है, तो अगर आप याद करें तो इसकी ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी बनती थी। Let me draw here. So ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी होती थी which touched neither of these axes। और इस ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से इसकी बात करते थे कि लेट्स से दिस इज सम पॉइंट जहाँ पे अगर कोई y है तो कोई x है। तो हम ये कहते थे कि अगर हमने x को डबल कर दिया, सो x को अगर हमने डबल कर दिया, लेट्स से यहाँ पे अगर हम 2x पे आ गए तो आपका y आधा हो जाएगा, राइट। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी हाफ। सिमिलरली अगर कोई मुझे कह दे कि मैं x को आधा कर दूं, सो दिस मीन्स दैट y वुड देन डबल, राइट, दिस इज व्हाट इट मीन्स। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में चीज़ें इससे डिफरेंट होती हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और अब मैं बात करूँ अगर F की, जो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी, लेट्स से Fg कह देता हूँ मैं इसको। अगर मैं मासेस को कांस्टेंट रखूँ, मैं कह सकता हूँ Fg इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, पहले तो ये समझे कि ग्राफ की शक्ल अब डिफरेंट होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एनी मोर। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे फोर्स F है, और राइट इस बार मैं सीधा F और R का ग्राफ बना रहा हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। अगर हमारे पास कोई F है फोर्स एट सम डिस्टेंस R, इस बार अगर मैं R को डबल कर दूँ, तो मैंने R को डबल कर दिया एंड लुक एट दिस, आई विल ट्राई टू अप्रॉक्सीमेटली कीप दिस सेम साइज। तो अगर इतना है मैं इतना ही और अगर यहाँ चला जाऊँ, so now if I'm like at this distance here, तो अब ये आधा नहीं होगा, ये आधे के स्क्वायर से कम होगा, so it's now going to become f by 4। Maybe this graph that I'm showing is not doing justice to this, लेकिन होगा ऐसा इनवर्स स्क्वायर में, ये ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। पहले देखें तो जब आपका डिस्टेंस डबल हुआ था तो ये सिर्फ आधा हुआ है, अब डिस्टेंस डबल हुआ है तो ये 1/4 हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि R 2R और फिर अगला मैं अगर 3R पे आ गया अब, तो 3R पे ये और भी कम हो जाएगा, ये F by 9 हो जाएगा। अगेन दिस शेप द वे आई मेड इट, दिस इज नॉट डूइंग जस्टिस टू इट, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, ये वही प्रोपोर्शंस वाला आइडिया है जो आपके AS में इलेक्ट्रिसिटी और यंग मॉड्यूलस वगैरह के चैप्टर्स में यूज होता था। सही है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the separation. So as you can see कि अगर ये square of the separation से inversely proportional है, this force will decrease very fast. So that's it for this video. I hope you guys had fun और आप लोगों ने कुछ सीखा. If you did, this means I'll see you then in class. Take care. Allah Hafiz.